Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video of the chapter Going Places, written by A.R. Barton. इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग सोफ़ी के घर के एंटर करने के बाद वहाँ जितने लोग थे उस छोटे से रूम में, है ना, वो लोग क्या कर रहे थे ये याद रखना ज़रूरी है। फादर खाना खा रहे थे, क्या खा रहे थे ये याद रखना ज़रूरी है। खाने का तरीका क्या था ये याद रखना ज़रूरी है। और फिर उसका छोटा भाई जो डेरेक है वो क्या कर रहा था और वो जो कमेंट्स करता है वो कमेंट्स याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी मदर के बारे में आए थे। मदर के बारे में उसकी माँ का पहले तो मदर का रिएक्शन सोफ़ी के बातों को सुन करके कि मैं शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलूँगी, इस पर मदर का रिएक्शन जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है साइड, मतलब उसकी माँ एक लंबी सांस लेती है उसकी बातों को सुन करके। वो काम कर रही थी, ठीक है, और सोफ़ी अपनी मदर को यहाँ थोड़ा सोफ़ी की मदर को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। सोफ़ी देखती है अपनी माँ को, काम करती हुई माँ को। उसकी माँ कर क्या रही थी ये पूछा जा सकता है। तो सिंक वर्ड आया था यहाँ पर कि सिंक के ऊपर झुक करके, बेंट हो करके, झुक करके वो काम कर रही थी। और मैंने बताया था कि इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड जो है अनमैच, नॉट मैच्ड, इसका एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्यों लगाया गया इसकी मदर के साथ। उसके बाद मदर का जो ड्रेस था उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर एप्रन याद रखना है। एप्रन, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है धागा या फीता, ठीक है, जो ड्रेसेस में होते हैं। यहाँ पर एप्रन किसको बोलते हैं, किस तरह के ड्रेस को बोलते हैं, वो यहाँ मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन में दिया है। एप्रन किसको बोलते हैं, ड्रेस है, कैसे ड्रेस को बोलते हैं। अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वियर ओवर द फ्रंट ऑफ योर यूजुअल क्लोथ्स इन ऑर्डर टू कीप देम क्लीन स्पेशली व्हेन कुकिंग। तो एप्रन वो कपड़ा है, अ पीस ऑफ क्लोथिंग है जो आप पहनते हैं, यू वेयर ओवर द फ्रंट ऑफ योर यूजुअल क्लोथ्स। तुम आपके जो यूजुअल क्लोथ्स होते हैं, जो आपने अपने कपड़े पहने होते हैं घर पे, उन कपड़ों के ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है और उस कपड़े को पहनने का मकसद बहुत इजीली समझा जा सकता है। इन ऑर्डर टू कीप देम क्लीन, कि अंदर जो कपड़ा पहना हुआ है उस कपड़े पर, उस कपड़े को साफ रखने के लिए ऊपर से एप्रन पहना जाता है। और यहाँ लिखा है स्पेशली, ये एप्रन जो है वो कुकिंग करते वक्त पहना जाता है। मतलब आप अपने घर के यूजुअल ड्रेस में हैं और आप कुकिंग करने के लिए जब जा रहे हैं तो आप अपने यूजुअल ड्रेस के ऊपर एक और ड्रेस पहनिएगा। उस ड्रेस को एप्रन बोलते हैं और उस ड्रेस का काम होता है कि आपका जो यूजुअल ड्रेस है उस यूजुअल ड्रेस को गंदा ना होने दे। तो खाना बनाते समय किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा
इस तरह का आपके यूजुअल कपड़े पे न लगे, जो लगे वो एप्रन पर लगे, इसी तरह के कपड़े को, ऊपर से पहने जाने वाले कपड़े को एप्रन बोलते हैं। ये एप्रन का यहाँ का मतलब हुआ, सिर्फ इस कहानी में एप्रन का ये मतलब है। वैसे एप्रन जो ड्रेस है ना, ये और भी जगह यूज़ होता है। जैसे अगर मैं मेडिकल फील्ड से एग्ज़ाम्पल दूं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी करते वक्त, डॉक्टर्स जो हैं वो जब सर्जरी करते हैं तो उस समय वो लोग एक कोट जैसा एक कपड़ा पहन लेता है सर्जरी करते वक्त। दैट कोट टाइप क्लोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एप्रन। वो भी एप्रन ही बोला जाता है। मतलब कोई भी ऐसा कपड़ा जो आप अपने नॉर्मल कपड़े के ऊपर पहने, ताकि आपका नॉर्मल कपड़ा जो है वो गंदा होने से बचे, ऐसे कपड़े को एप्रन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रेस को एप्रन बोलते हैं। तो यहाँ क्योंकि सोफ़ी की माँ जो है उसके बारे में बोला गया है कि उन्होंने एप्रन पहन रखा था, तो वो क्योंकि वो किचन का काम कर रही थी उस समय, इसीलिए उसने एप्रन पहन रखा था। उसके बारे में सोफ़ी नोटिस करती है कि उसने एप्रन पहन रखा है उसकी माँ ने। और एप्रन का जो स्ट्रिंग्स था, मतलब एप्रन का जो फीता था, उसके बारे में भी बोला है कि वो बहुत डेलिकेट बो में थे। नॉट मतलब गांठ जो लगा हुआ था ना, वो भी प्रॉपर वे में नहीं था, जिस वे में होना चाहिए उस वे में नहीं था वो गांठ, उसको डेलिकेट बो बोला गया। द डेलिकेट सीमिंग बो, फिर से डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक। अब यहां वर्ड आया क्रूक्ड बैक, तो उसका मतलब यहां पर आपको निकालना है कर्व्ड बैक। क्रूक्ड वर्ड का मतलब कर्व्ड। ये आप सिमिलर समझ सकते हैं, जो बेंट वर्ड यूज कर रहे हैं उसी तरह का सिमिलर वर्ड है कर्व्ड। तो सोफ़ी जो है वो देखती है कि उनका जो एप्रन का जो स्ट्रिंग्स है वो बहुत डेलिकेटली बांधा हुआ है, नॉट किया हुआ है, गांठ लगाया हुआ है, और उनका बैक जो है, मतलब मदर का जो पीठ है वो कर्व्ड है। ऊपर भी बता चुकी है, सिंक के ऊपर वो झुकी हुई थी, उसी को यहाँ रिपीट किया है, कर्व्ड है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज। और अब बताया जा रहा है कि उस समय शाम लगभग हो चुकी थी, और इतनी शाम हो चुकी थी कि खिड़की से बाहर दिखाई देना बंद हो गया था। इवनिंग का टाइम हो चुका था और इतना इवनिंग हो गया था कि खिड़की के बाहर जो है ब्लैक्ड हो गया था पूरा, मतलब कि दिखाई देना बंद हो गया था। एंड द स्मॉल रूम, अब देखो उस रूम को, जिस रूम में ये लोग प्रेजेंट हैं, स्मॉल रूम डिस्क्राइब किया गया, छोटा सा रूम था, वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव। अब उस रूम को डिस्क्राइब कर रही है मदर के बाद, उस रूम को डिस्क्राइब किया जा रहा है इन वर्ड्स में कि वो रूम छोटा रूम था और वो रूम में एक स्टोव जला हुआ था। अब स्टोव मतलब कुछ लोग समझते होंगे, स्टोव तो कॉमनली हमको लगता है कि लोग समझते हैं। वैसे आप कोई भी चूल्हा समझ लीजिए, चाहे लकड़ी का चूल्हा हो, गैस हो, चाहे जो पार्टिकुलर एक जो पेक्यूलर स्टोव होता है वो हो। तो स्टोव जल रहा था उस छोटे से रूम में, जिसके वजह से रूम जो था
फुल ऑफ स्टीम हो गया था, मतलब कि धुआं टाइप का, या जो स्टीम हम लोग भाप को बोलते हैं, तो भाप से भर गया था वो पूरा रूम, स्टीमी हो गया था, मतलब कि वो रूम पूरा भाप से भरा हुआ था, छोटा सा रूम। और उसका कारण था, स्टीमी होने का कारण क्या था कि स्टोव जला हुआ था वहाँ पर, चूल्हा जला हुआ था वहाँ पर। एंड क्लटर्ड विथ द हेवी ब्रीदिंग मैन, ये पहले क्लटर्ड वर्ड देखो, क्लटर्ड वर्ड का मतलब होता है मिक्स्ड विथ, ठीक है। पहला चीज है कि स्टोव जलने के कारण पूरा जो रूम था वो स्टीमी हो गया था, ठीक है। और फिर उस पर क्या मिक्स था, मिक्स विथ को क्लटर्ड विथ लिखा है, मिक्स्ड विथ द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। हेवी ब्रीदिंग मैन किसको बोला गया है? तो सोफी के फादर को बोला गया है, जो बहुत हेवीली ब्रीद कर रहे थे, ठीक है। और खाना खाते वक्त, खाना खाने का तरीका आपको पहले ही बता दिया गया। तो पहले तो वो रूम बहुत छोटा सा था, उस रूम में स्टोव जलने के कारण बहुत स्टीमी हो गया था रूम, हाँ। और वहाँ और एक हेवी ब्रीदिंग मैन था, मतलब सोफी के जो फादर थे, इन हिज वेस्ट बताया है। अब वो वेस्ट बहुत लोग समझते होंगे, जिसको हम लोग अंडरगारमेंट बोलते हैं, जो अपर बॉडी का अंडरगारमेंट होता है बॉयज़ के लिए, उसको वेस्ट बोला जाता है। स्पेलिंग देख लो, VEST, वेस्ट, द अपर अंडरगारमेंट फॉर द बॉयज़, फॉर द मेन। तो उसको हिंदी में हम लोग आसान वर्ड में क्या बोलते हैं? गंजी। गंजी पहने हुए रहते हैं हम लोग शर्ट के अंदर, तो उसी को यहाँ वेस्ट बोला गया है। तो उसके फादर के बारे में बताया गया कि फादर बहुत हेवीली ब्रीद कर रहे थे और वो अपनी गंजी में थे, मतलब शर्ट भी नहीं डाला हुआ था, वो अपने वेस्ट में थे सिर्फ, एट द टेबल, खाना खा रहे थे टेबल पे। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और फिर उस रूम के एक कॉर्नर में बहुत सारे गंदे बर्तन रखे हुए थे, जमा करके रखे हुए थे। द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड मतलब जमा करना, पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, उसी रूम के कॉर्नर में बहुत सारे गंदे बर्तन जो हैं वो जमा करके रखे हुए थे। तो उस रूम के बारे में देखो क्या क्या बताई है, नोट करो, थोड़ा रिकॉल करते हैं, ठीक है। फादर के बारे में क्या बताई है, फिर अपने भाई के बारे में क्या बताई है, उसके बाद मदर के बारे में, मदर एप्रन पहनी हुई थी उसके बारे में, उसके बाद रूम के बारे में आ गई। और रूम में बताया पहला चीज़ कि रूम जो था वो बहुत स्टीमी था, भाप से, धुएं से भरा हुआ था, छोटा रूम था, ठीक है। और उस रूम में उसके फादर प्रेजेंट थे जो हेवीली ब्रीद कर रहे थे, मतलब जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी फादर की, वो प्रेजेंट थे उस रूम में। और फादर का क्लोथिंग के बारे में बताया गया कि फादर अपने वेस्ट में थे। वेस्ट मतलब मैंने आपको बताया गंजी पर ही थे, शर्ट वगैरह भी नहीं पहन रखा था, और वो टेबल पे खाना खा रहे थे। और दूसरा और बताया गया उसी रूम के बारे में कि रूम के एक कोने में बहुत सारे गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। ये इतना उस रूम के बारे में बताती है सोफी, ऑब्जर्व करती है। और फिर लिखते हैं सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट,
सोफी को वहाँ पर ये फील होने लगता है, ये एक फीलिंग है, टाइटनिंग इन हर थ्रोट ना, एक फीलिंग है, फ्रेज है। टाइटनिंग इन हर थ्रोट का अगर मैं कॉमन बोलचाल के भाषा में आपको समझाऊं तो दम घुटना। मतलब कोई कोई ऐसा जगह होता है, मान लो जैसे आप किसी बहुत डर्टी जगह पे चले गए जहाँ बहुत धूल उड़ रहा है, या आप किसी ऐसे जगह पे माइंस वगैरह वाले जगह पे चले गए जहाँ माइंस होते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत गंदगी है, ठीक है, या आप किसी ऐसे जगह पे चले गए जहाँ बहुत बैड स्मेल आ रहा है, या किसी आप ऐसे जगह पे एंटर कर गए जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ प्रेजेंट जो लोग हैं, माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस से क्या होता है कि ऐसे जगह पर आपको कैसा फील होगा, आपको फील होगा अ टाइटनिंग इन द थ्रोट। थ्रोट मतलब गर्दन होता है, टाइटनिंग मतलब होता है दबाना। तो इसका मीनिंग निकलता है कि सोफी को उस जगह पे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस पैराग्राफ में, इस जो भी स्टोरी में जहाँ हम लोग चल रहे हैं, कि सोफ़ी उस रूम में कैसा फील कर रही है, और आगे जब जोड़ देगा कि इसका मतलब क्या है, वो वैसा क्यों फील कर रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोफ़ी जो है वो ऐसा फील कर रही है जैसे उसका दम घुट जा रहा हो उस रूम में। अब दम घुटने का या ऐसा फीलिंग होने का रीज़न भी तो होना चाहिए कुछ। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसके वजह से सोफ़ी का वहाँ दम घुटने लगा उस रूम में? वो रीजंस वन बाय वन आपको समझना होगा कि कौन कौन से कारण थे जो सोफ़ी को का दम घुटने लगा उस रूम में, कौन कौन से कारण थे। तो पहले आते हैं फिजिकल रीजंस के तरफ, जो ऑब्वियस यहाँ लिखे हुए हैं। तो वो रीज़न यहाँ पर है तीन, ब्रॉडली आप तीन रीज़न दे सकते हैं। रूम छोटा था, पहली बात ये बताइएगा। रूम में एक स्टोव जल रहा था, स्टोव जलने के वजह से रूम में पूरा भाप धुआं भरा हुआ था। उसके बाद उस रूम में उसके फादर जो खा रहे थे शेफर्ड पाई, चबा चबा के खा रहे थे, ठूस ठूस के खा रहे थे, वो हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, और उनका वो अपने वेस्ट में थे, उनका क्लोथिंग जो था वो शर्ट वगैरह नहीं, गंजी में ही थे, ठीक है। और एक कोने में, रूम में एक कोने में गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। तो वहाँ का जो माहौल बन गया, उस रूम का जो माहौल था, ऑल इन ऑल, इधर छोटा भाई है उस रूम में जो कि टॉन्ट कर रहा है, मतलब कि ताना मार रहा है। इधर फादर जो हैं वो आए हैं काम करके, दिन भर थके हुए हैं और एकदम गंदा चेहरा है, पसीने से लथपथ है, और उसी कंडीशन में वो गंजी पहने हुए हैं और खा रहे हैं, और भी इतना जल्दी जल्दी खा रहे हैं जितना जल्दी जल्दी खाया जा सकता हो। और एक तरफ उस रूम में कोने में गंदे बर्तनों का ढेर। ये सभी चीज़ें मिल करके उस रूम के माहौल को खराब कर देती है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है रूम के माहौल को ख़राब करने के लिए। और रूम का माहौल जब ख़राब होता है, यही रीज़न है कि सोफ़ी को वहाँ पे दम घुटने लगता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सोफ़ी का दम उस रूम में घुटने लगता है। तो उसके रीज़न्स बताने होंगे। पहले तो ये बताना होगा कि
उस रूम में उसको कैसा फील होने लगता है, तो आप बता दीजिएगा कि उसका दम घुटने लगता है। फिर उससे आगे पूछेगा कि रीज़न क्या था, दम घुटता क्यों है, क्या क्या कारण था, तो उस पूरे रूम को डिस्क्राइब करना होगा आपको, ठीक है, कि रूम का क्या माहौल था। इस माहौल के वजह से सोफ़ी को लगा जैसे उसका दम यहाँ घुट जाएगा। तो सोफ़ी क्या की, सोफ़ी जो है, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ। तो सोफ़ी उस रूम से निकल गई और अपने बड़े भाई जॉफ को खोजने लगी घर में, मतलब कि बगल के रूम में। उसका बड़ा भाई तो वहाँ नहीं था उस रूम में प्रेजेंट, तो वो अपने बड़े भाई जॉफ के पास चली गई उस रूम से निकल करके, क्योंकि उस रूम में उसका दम घुट रहा था। बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, हाउ वॉज सोफी फीलिंग इन दैट रूम। तो थ्रोटनिंग इन हर थ्रोट, टाइटनिंग ऑफ हर थ्रोट, गला उसका लग रहा था जैसे दम घुट जाएगा उसका। फिर उससे आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या कारण आपको लगते हैं कि सोफ़ी का दम वहाँ घुट रहा था। तो फिर शॉर्ट में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा रूम का कंडीशन इतना ख़राब था और वहाँ का माहौल, सब चीज़ को मिक्स करके वहाँ का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि सोफ़ी का दम वहाँ घुटने लगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सोफ़ी वहाँ से फिर कहाँ चली जाती है उस रूम से निकल करके और किसके पास जाती है। तो सोफ़ी उस रूम से निकलती है और जाती है अपने बड़े भाई जॉफ के पास। अब ये था तुम्हारा टेक्स्ट, ठीक है। तो इसी को जो बात हम वर्बली एक्सप्लेन किए हैं, वही बातें मैंने यहाँ रिटन में भी एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। तो इसको पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा और आंसर्स में आपको मदद मिलेगा इन पॉइंट्स को, अगर तुम पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स को। क्योंकि ये चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेक्स्ट को, वो तो मैं वर्बली कर रहा हूँ, है ना। वो सुन करके आप लिख लीजिएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सुन के समझ ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद फिर समझने के बाद आपको लिखना भी जब पड़ेगा ना, तो लिखने के लिए फिर ये जो एक्सप्लेनेशन में जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, जो रिपीटिशन है ऊपर जो मैंने बातें बोली हैं, ये मदद करेगा तुमको क्वेश्चन आंसर लिखने में। तो ये पॉइंट्स भी कुछ देख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सोफ़ी के फादर खा रहे थे, उसके बारे में है, ठीक है। उनके चेहरे के बारे में, अनक्लीन विथ डर्ट एंड स्वेट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके चेहरे के बारे में बताया गया, सोफ़ी के फादर के चेहरे के बारे में। उसके बाद उसका छोटा भाई डेरेक, वो जो कमेंट करता है कि सोफ़ी सोचती है कि पैसा पेड़ पर उगता है, ये वाला बात आया था इसी पैराग्राफ में। उसके बाद ये लाइन लिखा है, ही ऑल्सो फेल्ट दैट सोफ़ी वॉज नॉट रियलिस्टिक। मतलब सोफ़ी का छोटा भाई जो था डेरेक, वो भी ये बात जानता था कि मेरी बहन जो है वो डे ड्रीमिंग करती है, ठीक है। इसीलिए वो टॉन्टिंग किया था कि दीदी को लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। फिर उसकी मदर के बारे में बताया गया। मदर बहुत बिजी थी, काम कर रही थी और एक लंबी सांस लेती है ना, उनके बातों को सुन करके। फिर सोफ़ी नोटिस करती है अपने मदर के बारे में, वर्किंग इन द किचन। उसकी माँ झुकी हुई होती है, शोल्डर्स बेंट होते हैं उसके, ठीक है। सिंक पर वो कुछ काम कर रही थी किचन में और उसने एक एप्रन पहन रखा था, ठीक है। टाइड मतलब बंधा हुआ, स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, विच वॉज बेंट एंड नॉट इन द राइट शेप। ये बताया कि वो एप्रन जो था वो अच्छे ढंग से, मतलब कि राइट शेप में नहीं पहना गया था। वो एप्रन जो था टेढ़ा मेढ़ा था, राइट शेप में नहीं था। और यहाँ एक
हाईलाइटेड दिए हैं, मे बी शी लुक्ड सो बिकॉज ऑफ द हैवी बर्डन ऑफ वर्क ऑन हर। सोफ़ी की मदर का कंडीशन जो बताया गया वो बता करके शायद इस ओर हिंट करना चाहता है कि सोफ़ी की मदर ऐसा इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके कंधों पर बहुत भारी बोझ है काम का। तो जो हाउस होल्ड वर्क सोफ़ी की मदर को करना पड़ रहा है उसके वजह से सोफ़ी की मदर का फिज़िकल कंडीशन जो है होना चाहिए जैसा वैसा नहीं है। ठीक है। When Sophie comes home, she notices the delicate bow on her mother's apron as her mother is stooped uncomfortably over the sink. वो रिपीटेड है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। उसके आगे कुछ और एक्सप्लेनेशन है। बो वर्ड जो लिखा है और जो इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड मैंने आपको बताया था, वो दोनों वर्ड्स को थोड़ा और अच्छे से इस पॉइंट में एक्सप्लेन किए हैं। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।